और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आई दर्दनाक खबर की। कुशीनगर में कुएं में गिरकर 11 लड़कियों और महिलाओं की मौत हो गई। हादसा कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया टोला गांव में हुआ। हादसे में 10 से ज्यादा महिलाओं के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। खबरों के मुताबिक महिलाएं और लड़कियां शादी के कार्यक्रम में हल्दी की रस्म के लिए वहां पहुंची थी। इसी दौरान भीड़ का दबाव ज्यादा होने से कुएं का स्लैब टूट गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आरोप है कि कई बार फोन करने के बावजूद कई घंटे तक कोई एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। एक दुखद हादसा हुआ। ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेड वो था। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज यहाँ पे मॉर्चरी में है और सारे महिलाएं और बच्चियां हैं और 2 की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। अभी उनकी स्थिति यहाँ आने के बाद पता चलेगा। सर यहाँ पे जो कुछ परिजन थे, एक आदमी बताया कि वो 2 घंटे तक लगातार एम्बुलेंस ट्राई करते हैं, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस लेवली मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस अपनी गाड़ियों से ले गई। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। नहीं, वो जांच का विषय है। पहले तो हम घटना को देख लें। लोग जो घायल है और जो यहाँ का जो काम है उसको देख लें। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी क्लोज नहीं किया गया। उसके बाद जिनकी भी अगर लापरवाही है उस पर जाँच करके कार्रवाई की जाएगी और जो मृतक परिजन है उनको हर एक मृतक को 4 लाख रुपए का राहत आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। 12 से 13 लोग मतलब 15 लोगों का सर डेथ हो गया है सर। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। एम्बुलेंस कितने देर बाद पहुंची? एम्बुलेंस सर अभी तक आया नहीं था सर। 1.5 घंटा हो गया सर, एक भी एम्बुलेंस नहीं आया था वहाँ पे। और कॉल करने पे यही बोल रहे थे कि एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, और कोई एम्बुलेंस नहीं आया। 30 लोग गिरे थे, 15 लोग हम लोग बचा लिए, 16 लोग सर एक भी एम्बुलेंस गाड़ी नहीं है। 10 कॉल करने के बाद एक एम्बुलेंस नहीं है सर। कॉल हिस्ट्री भी है मेरे पास। एक एम्बुलेंस नहीं भेजा है। ऐसी बात है, 10 मोबाइल से फोन में एक भी एम्बुलेंस वाला नहीं आया। इतना तो कैसे आए आप लोग यहाँ? हम लोग पुलिस की गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से ले भागे। वहाँ से रिफर किया हम लोग, प्राइवेट और पुलिस वाली गाड़ी आके हम लोग को हेल्प किया, मगर एक को एम्बुलेंस वाला नहीं लेके आया। इसमें 10 बार 10 मोबाइल से एम्बुलेंस वाले को हम लोग फोन किया। 4 दिन बचे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर आरोपों के बेहद गंभीर तीर चलाए हैं। कुमार विश्वास का दावा है कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तान के समर्थक हैं। इस आरोप को आम आदमी पार्टी ने निराधार और मनगढ़ंत बताया है। जिस रोज से आम आदमी पार्टी से कवि कुमार विश्वास अलग हुए हैं, उस रोज से ही वो अलग अलग मंचों से, कभी काव्य के जरिए, कभी चुटकुलों के जरिए और कभी ट्विटर के जरिए आम आदमी पार्टी पर व्यंग्यों के बाण चलाते रहते हैं। मगर इस बार कुमार विश्वास ने जो कहा है वो विवादित है। सुनिए इसे। एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मालूम नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास से ये सब कहा था। ये भी नहीं मालूम कि कुमार विश्वास अब तक ये बात दिल में दबाए क्यों बैठे थे। मगर पंजाब में चुनावी बेला आई तो कुमार को अरविंद की बात याद आई। कुमार के बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया। तुरंत ही केजरीवाल पर पलटवार किया। ये जो बात कही गई है, मैं पंजाब वासियों को ये कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके से उसी किताब को पढ़कर पंजाब में आ रहे हैं। किस तरह से लोभ लालच देना है, उन लोगों को लड़ाना है आपस में, किसान को आड़तिये के साथ, मजदूर को किसान के साथ, हिंदू को सिख के साथ, और अलग देश बनाने के नाम पे लोगों को उकसाकर ऊपर खड़ा करना। ये बहुत साजिश भरा इंसान है। ये इसी तरह गोरों की तरह राज करने के लिए, हासिल करने के लिए आ रहा है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल अपने बयानों के जरिए एक्सपोज हो रहे हैं। केजरीवाल जी की भी टाइमलाइन देख लीजिए ना।
वहां से शुरू करके, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा तो बड़ी लंबी टाइमलाइन है, इसलिए मुझे लगता है जो लोग उनके अंतरंग रहे वो समय समय के ऊपर, जैसे कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामले में एक्सपोज होती है, वैसे ही वो अपने वक्तव्यों के मामले में भी स्वतः अपने को एक्सपोज करते चले जाते हैं। कुमार विश्वास के बयान पर कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। आप ठीक नहीं हैं, ये बात आपके संस्थापक कवि कुमार विश्वास जी कह रहे हैं, और यकीन मानिए हर पंजाबी, हर देशवासी आपकी काली नीयत से वाकिफ है। पंजाब कभी भी अलगाववादी ताकतों को स्वीकार नहीं करेगा। जागेगा पंजाब, जीतेगा पंजाब। आज अरविंद केजरीवाल जी कटघरे में खड़े हैं और केजरीवाल जी पंजाब और देश की जनता को आपको जवाब देना होगा। मगर आम आदमी पार्टी ने भी कुमार विश्वास के आरोपों पर करारा पलटवार किया। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, कुमार विश्वास फर्जी और मनगढ़ंत वीडियो के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने और उनका उपहास करने के इरादे से उक्त वीडियो प्रसारित और प्रकाशित कर रहे हैं। विश्वास द्वारा किए गए दुर्भावनापूर्ण, निराधार, मनगढ़ंत, भड़काऊ बयान न केवल हानिकारक हैं, बल्कि समाज में अशांति फैलाने वाले हैं। 26 फरवरी को पंजाब में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले कुमार विश्वास के बयान ने पंजाब की चुनावी राजनीति को गर्म कर दिया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मार्च में LIC IPO आने के साथ ही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। मई तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद इस साल के खत्म होने से पहले ही देश में 5G सर्विस के लॉन्च होने की उम्मीद है। 5G सेवा आने के बाद कनेक्टिविटी की रफ्तार 4G के मुकाबले 10 गुना बढ़ने की उम्मीद है। LIC के IPO के साथ ही मार्च में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की योजना भी सरकार ने तैयार कर ली है। इस बार बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस साल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी किए जाने का ऐलान किया था। Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G mobile services within 2022-23 by private telecom providers. ऐसे में 5G का इंतजार करने वाले लोगों के लिए खुशी का मौका है, और अगर सब कुछ समय पर हुआ तो जल्द ही 5G भारत में लॉन्च हो जाएगी। मई में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद सरकार के नियमों के मुताबिक स्पेक्ट्रम खरीदने वाली कंपनी को 6 महीने से 1 साल के अंदर सर्विस शुरू करनी होगी। कई टेलीकॉम ऑपरेटर तो अपनी तैयारी पूरी भी कर चुके हैं, जो स्पेक्ट्रम मिलने के 3 से 6 महीने के अंदर सर्विस शुरू कर सकते हैं। 5G की इंटरनेट स्पीड 4G से 10 गुना तेज होगी। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ट्राई के हवाले से बता चुके हैं कि मार्च तक स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए प्रक्रिया शुरू करके इसे जल्दी पूरा कराया जाएगा। There is a realization throughout the world that telecom today, and especially spectrum as a key enabler of telecom, has an element of public good. Third, our process of discovering the price is a very transparent process. TRAI is right now going through the final leg of its consultations. It would be unfair for me to comment on the pricing, but I hope and I'm confident that the industry will be prepared for the 5G rollout. आइए अब जानते हैं कि किस तरह के बदलाव 5G के आने के बाद ग्राहकों को देखने को मिलेंगे। 5G आने के साथ अपलोडिंग और डाउनलोडिंग तेज स्पीड के साथ होंगे। वीडियो कॉलिंग में ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्मार्ट कनेक्टिविटी वाले डिवाइस का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग हाई वीडियो क्वालिटी पर बिना परेशानी के हो जाएगा। फास्ट वायरलेस इंटरनेट सभी जगहों पर पहुंच सकेगा, जिससे बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। वर्क फ्रॉम होम काम करने वालों को नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन गेम्स खेलने में दिक्कत नहीं आएगी। वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट यूज करना ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जेब भी ज्यादा ढीली करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले तो 5G सपोर्ट वाला मोबाइल चाहिए होगा। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा 5G के टैरिफ प्लान भी महंगे होंगे। आज तक ब्यूरो।
यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा रूस के दावों के उलट फिर से गहरा हो चला है। अमेरिका का दावा है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर 7,000 सैनिक बढ़ा दिए हैं। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि युद्धाभ्यास के बाद उसकी फौजें बॉर्डर से वापस लौट रही हैं। रूस की तैनाती में 7,000 सैनिकों का इजाफा हुआ है, ये दावा है अमेरिका का। यूक्रेन पर भी हमले का खतरा बना हुआ है। क्या है पुतिन का गेम प्लान? हर कोई इसी पर निगाहें टिकाए हुए है। रूस ने शांति का भरोसा दिया था। अमेरिका, नाटो देशों को रूस के इरादों पर शक है। क्या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा टल गया है? क्या रूस वाकई में बॉर्डर से अपनी फौजें हटा रहा है? रूसी राष्ट्रपति पुतिन भले ही ऐसा भरोसा दे रहे हो, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों को इस पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि युद्ध का खतरा अभी भी सर पर मंडरा रहा है और रूस सिर्फ दुनिया का ध्यान बटाने के लिए झूठे दावे कर रहा है। रूस की एक अज्ञात जगह रात के वक्त एक पुल से ट्रेन गुजरती है। जैसे जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ती है, इस पर रखे टैंक दिखाई देने लगते हैं। ये देखिए, इस वीडियो को बनाने की रूस की मंशा एक खास संदेश देने की है, नाटो और अमेरिका को बताने की है कि वो यूक्रेन की सीमा से पीछे हट रहा है। मंगलवार से रूस का रक्षा मंत्रालय दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन की सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को वहां से हटा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर रूस का इरादा बदल गया है तो फिर ये क्या है? रूस का सोशल मीडिया ऐसे वीडियो से पटा पड़ा है। लोग रूस की सेना, टैंक और तोप की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें रूस की सेना अपने हथियारों को ट्रेन और सड़क मार्ग से ले जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर रूस अपनी सेनाएं कम कर रहा है तो फिर यूक्रेन के बॉर्डर पर ये ड्रिल क्यों हो रही है? कहीं ये पुतिन की चाल तो नहीं है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन से जंग नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव दिया। По поводу хотим мы этого или нет? Конечно, нет. हम यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चाहते, इसलिए हमने बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे दोनों देशों में लोगों के बीच सुरक्षा की भावना आएगी। यूक्रेन बॉर्डर से कुछ रूसी सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त आया जब अमेरिकी रिपोर्ट में बुधवार सुबह हमले का दावा किया गया था, लेकिन पुतिन ने यह बयान देकर इस संभावित हमले की हवा निकाल दी। लेकिन रूस पर किसी को एतबार नहीं है, उसमें चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, नाटो चीफ, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री और यूक्रेन, सभी का मानना है कि पुतिन की बातें जमीनी हालात से मेल नहीं खाती। We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible. जो बाइडेन ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब उसकी वजह भी जानिए। ये बेलारूस की तस्वीर है, जिसमें रूस की सेना 2 मिसाइलों का परीक्षण करती है। रूस के दोस्त बेलारूस से आई ये तस्वीर पुतिन के दावों पर शक की पहली वजह है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है। इस मिसाइल का नाम टोचका है, जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। गौर करने वाली बात यह है कि रूस ने इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण मंगलवार को किया, यानी जिस दिन पुतिन ने जंग की बात से इनकार किया, उनकी सेना ने यूक्रेन के बॉर्डर पर इतनी खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया। सवाल यह है कि अगर रूस की मंशा शांति की है तो फिर ये क्या है? And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. For all the events of the last few weeks and months, this has been our approach, and it remains our approach now. यूक्रेन पर खतरा न टलने का एक और संकेत देखिए। ये उस खतरे का अलार्म है जो कभी भी दुनिया को मुसीबत में डाल सकता है। रूस की वायुसेना यूक्रेन पर लगातार एक्शन मोड में है और हमले का अभ्यास कर रही है। उसके सभी खतरनाक और आधुनिक लड़ाकू विमान
मोर्चे पर तैनात हैं, जो पुतिन का इशारा मिलते ही यूक्रेन पर बम की बरसात कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए 1.5 लाख सैनिक, 1300 टैंक, 1680 तोप और 3700 आर्मर्ड व्हीकल जंग के मैदान में उतार रखे हैं। उसकी सेना लगातार अलग अलग जगह पर युद्धाभ्यास कर रही है। ऐसी एक ड्रिल की तस्वीर देखिए जो बेलारूस में किसी अज्ञात जगह की है। इसमें रूस के सैनिक हमले का प्लान बनाते हुए देखे जा सकते हैं। चारों तरफ बर्फ के बीच तोप के गोले बरस रहे हैं। रूस की सेना अपने ही दावे पर सवाल उठा रही है। इसीलिए रूस पर नजर रखने वाले संगठन नाटो का भी कहना है कि रूसी सेना के पीछे हटने की अभी तक वो पुष्टि नहीं कर सका है। There are signs from Moscow that diplomacy should continue. This gives grounds for cautious optimism. But so far, we have not seen any sign of de-escalation on the ground. रूस ने मंगलवार को बताया है कि उसने अपने सैनिक यूक्रेन और रूस के बॉर्डर से हटा लिए हैं, लेकिन अमेरिका और नेटो इस बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। नेटो और यूक्रेन का कहना है कि जब तक रूस कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं करता, तब तक वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। अभी आगे देखना है कि ये हालात किस तरफ जाते हैं। रूस ने जिन 2 जगहों से सेना हटाई है, उसमें एक क्रीमिया है, जहां से उसके सैनिक 2014 से मौजूद थे। वहीं यूक्रेन बॉर्डर पर एक जगह से उसके सैनिक पीछे हटे हैं। लेकिन अमेरिका का दावा है कि अब भी 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन को रौंदने को तैयार हैं और लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। We haven't yet seen that. It may happen in the next 24 hours or 12 hours. What we had seen was, as of yesterday, the opposite. We saw large field hospitals being built in a number of districts around Ukraine, and indeed we saw continued deployment from holding areas into more forward areas. रूस पिछले 1 साल से रूस और यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा लगातार बढ़ा रहा है। अभी पिछले दिनों एक अनुमान के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सीमा पर लगभग 1.5 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। उसने अभी एक बड़ी एक्सरसाइज बेलारूस के साथ समाप्त की है। इसके मद्देनजर नेटो और यूक्रेन को आशंका है कि रूस कभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। यूक्रेन कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद यूक्रेन अलग होकर एक देश बन गया। अब उसकी योजना रूस के विरोधी संगठन नाटो में शामिल होने की है। इस बात से ही रूस नाराज है। बड़ी बात यह है कि रूस ने शांति का प्रस्ताव तब दिया जब जंग की तारीख का ऐलान अमेरिका की तरफ से हुआ। अब सवाल यह है कि क्या हमले का प्लान लीक होने की वजह से कहीं रूस ने अपने सैनिकों को पीछे करने का दाव तो नहीं चला? क्या ये कहीं पुतिन की चाल तो नहीं है? कीव यूक्रेन से राजेश पवार और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। रूस यूक्रेन सीमा पर युद्ध का डर दिखा रहा है तो कूटनीतिक तरीकों से भी यूक्रेन का गला पकड़ने की तैयारी में है। दबाव बढ़ाने के लिए रूस की संसद ने यूक्रेन के 2 राज्यों को आजादी की मान्यता दे दी है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो के साथ जाए, लेकिन वो ये भी जानता है कि अपनी बात मनवाने का एक ही तरीका है और वो है यूक्रेन पर उसके हमले का खतरा। यूक्रेन को लेकर रूस कितना गंभीर है, उसका एक उदाहरण मंगलवार को रूस की संसद में देखने को मिला। एक अहम घटनाक्रम में रूसी संसद ने वोटिंग करके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के 2 गणराज्यों लुहानस्क और दोनेत्स्क की आजादी को मान्यता देने की अनुमति दे दी। इन दोनों गणराज्यों ने खुद को यूक्रेन से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। रूस ने इन दोनों गणराज्यों के 7,20,000 लोगों को अपनी नागरिकता दी है। यहाँ 2014 से ही विद्रोह शुरू हो गए थे। अगर पुतिन यूक्रेन से अलग हुए इन दोनों गणराज्यों को मान्यता देते हैं तो ये शांति समझौता का उल्लंघन माना जाएगा। यूक्रेन के लुहानस्क और दोनेत्स्क राज्य रूस के करीब है। यहाँ पर रूसी बोलने वालों की बहुतायत है। इस इलाके में रहने वाले अधिकतर लोग रूस समर्थक हैं और 2014 में दोनों ही राज्यों के लोग यूक्रेन से अलग होने को लेकर जनमत संग्रह भी कर चुके हैं।
यूक्रेन अपने देश में इस तनाव के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराता है, जो उसके दोनों पूर्वी राज्यों में अलगाववादियों का समर्थन करता है। रूस के इसी खतरे को देखते हुए यूक्रेन का झुकाव नाटो की तरफ है। अमेरिकी नेतृत्व वाले संगठन में शामिल होकर वो खुद को सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन रूस ऐसा होने से पहले ही उसे सबक सिखाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे परमाणु हथियारों की धमकी तक देनी पड़े। क्या आप जानते हैं, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है और क्रीमिया को सैन्य तरीके से वापस लेने का फैसला करता है, तो यूरोपीय देश खुद ब खुद रूस के साथ सैन्य संघर्ष में आ जाएंगे। बेशक नाटो की संयुक्त ताकत और रूस की क्षमता की तुलना नहीं हो सकती। रूस आधुनिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में उनमें से कई देशों से बेहतर है। इसमें कोई विजेता नहीं होगा। पुतिन की इन्हीं धमकियों की वजह से अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में चले गए हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच रोज जुबानी जंग हो रही है। We are not seeking direct confrontation with Russia, though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. And if Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure, we are prepared to respond. साल 1962 में दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई थी। रूस ने क्यूबा में अमेरिका से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर परमाणु मिसाइलें तैनात करने के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। अब रूस अमेरिका पर उसकी सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है। कीव यूक्रेन से राजेश पवार और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।